मिलेगा, इसका मीनिंग ये नहीं है, इसका मीनिंग कुछ और है। इसको आप समझिए, प्रॉपर तरीके से सारी जानकारी लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी का पार्ट है। पेपर 4 और जीएस पेपर 3 का यह हिस्सा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, आइए मैं आपको बताता हूं। तो साथियों, हाल ही में ई रूपी डिजिटल भुगतान समाधान, ई रूपी डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन, यह शब्द है डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन, ई रूपी डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा जारी किया गया। क्या है यह पूरी कहानी, आइए अब मैं आपको बताता हूं। असल में पहले तो यह समझ लीजिए कि ई रूपी का मतलब यह कतई नहीं है कि अब आपको एटीएम से नोट नहीं, आपको एक मैसेज आएगा कि हां भैया आपके अकाउंट में इतने रुपए के आप फोटो देख सकते हैं कि आपके पास बढ़िया एकदम गांधी जी चमकते हुए दिख रहे हैं, आपको सब चीज दिख रही है, बढ़िया से नोट चला के देख लीजिए। ऐसा कतई नहीं है, या कुछ और है, कुछ और सीखना है, क्योंकि आपने अगर टर्म सुनी तो टर्म है डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन। तो व्हाट इज दैट डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन, चलिए अब हम जानते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने 2 तारीख को इसे लॉन्च किया। डिजिटल टेक्नोलॉजी इज ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ इन द मेजर वे एंड फर्दर एज ऑफ लिविंग एट 4:30 PM टुमारो। इन्होंने कहा कि हम ई रूपी जारी करने जा रहे हैं। है क्या ये भाई, क्या होता है ई रूपी, आइए मैं आपको बताता हूं। साथियों, आप में से सभी लोगों ने अब तक, क्योंकि जो ऑनलाइन बच्चा है उसे शायद ही ऐसा होगा कि यह ना पता हो कि यूपीआई क्या होता है, भीम यूपीआई क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि एनपीसीआई के द्वारा डेवलप किया जाता है। अब उसमें एक ई वाउचर सुविधा लॉन्च कर दी गई है। अब ये ई वाउचर सुविधा क्या होती है ये मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि यही ई वाउचर असल में ई रूपी है। ई वाउचर ई रूपी है, यानी गंगाधर ही शक्तिमान है, तो ई वाउचर ही ई रूपी है। पहले इसको दिमाग में बिठाइएगा, तो गंगाधर ही शक्तिमान है, इसको ध्यान में रखते हुए आगे चलना है। यानी सरकार ने रुपया लॉन्च नहीं किया है गुरु, वाउचर लॉन्च किया है। अब ये वाउचर क्या होता है भाई, ये बताइए आप। आपने बहुत बार हमसे एक लाइन सुनी होगी, आपने कई बार सुना होगा, अनअकैडमी में एक टेस्ट होता है जिसे कॉम्बैट टेस्ट कहा जाता है, कि अनअकैडमी इस वीकेंड हर संडे को हम लोग एक टेस्ट करवाते हैं 10 बजे और 11 बजे यूपीएससी और एसएससी में, जिसमें जीतने वालों को करोड़ों के उपहार बांटे जाते हैं। लेकिन हम कैश ट्रांसफर नहीं करते, हम क्या ट्रांसफर करते हैं, हम वाउचर ट्रांसफर करते हैं। अब ये वाउचर क्या होता है, वाउचर का मतलब है एक ऐसी चीज जो किसी खास पर्पज के लिए बनाई गई है। पर्पज से मतलब हुआ, आप वो वाउचर दिखाइए, अमेजन पर जाके वाउचर दिखाइए, वाउचर के माध्यम से जो अमेजन है केवल वही आपको पैसे दे पाएगा, या अमेजन ही आपको सामान दे पाएगा। ये नहीं है कि वाउचर अमेजन का है, आप फ्लिपकार्ट में जाके सामान मांग लिए, ऐसा नहीं। तो ये वाउचर होता क्या है, पहले मैं आपको वो बताता हूं। मोदी जी ने क्या किया है, तो भैया एक वाउचर लॉन्च किया है। आप अगर फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसी चीजें यूज करते हैं तो आपको यह चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। नहीं भी यूज करते हैं तो मैं हूं ना समझाने के लिए, तो चलिए समझाता हूं मैं आपको। जरा विचार करिए, मेरे पास में 100 रुपए हैं। अब मैं उन 100 रुपए को लेकर के अपने साथ में उस 100 रुपए का कुछ भी काम कर सकता हूं भाई, जो उस 100 रुपए की वैल्यू में बनता है मैं वो चीज ले सकता हूं। जैसे 100 रुपए में हो सकता है कि मुझे मतलब मिठाई खानी हो, मैं मिठाई खा सकता हूं, सब्जी लानी हो, कहीं आना जाना हो, या फिर कुछ सुविधाएं यूज करनी हो, मैं कर सकता हूं। यानी कि रुपए के बहुत सारे उपयोग पॉसिबल हैं। लेकिन जरा विचार करिए कि आपने मुझे 100 रुपए का एक वाउचर पकड़ा दिया। वाउचर क्या हुआ, एक ऐसा कार्ड जिस पर लिखा हुआ है कि आप इस 100 रुपए का उपयोग केवल और केवल खाना खरीदने में ही कर पाएंगे। जरा विचार करिए कि आपके उस वाउचर पर लिखा है कि आप इसका उपयोग केवल और केवल फर्टिलाइजर खरीदने में ही कर पाएंगे। आप इस वाउचर का उपयोग या इस धन का उपयोग केवल मेडिकल फैसिलिटी में ही कर पाएंगे। विचार करिए, आपको मालूम होना चाहिए भारत सरकार बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करके, आपको एक ट्रिनिटी याद होगी, जनधन आधार मोबाइल नाम से एक ट्रिनिटी, अपन कहते हैं कि ट्रिनिटी बनाई गई थी, एक जनधन आधार मोबाइल करके सर्विस बनाई गई थी, जिसमें यह था कि आपके अकाउंट में कोई भी योजना हो उसका सीधा पैसा अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब योजना के लिए पैसा दिया गया, आपको फर्टिलाइजर सब्सिडी के नाम पर सरकार ने पैसा दिया, लेकिन आपने उसका उपयोग फर्टिलाइजर में नहीं किया। आपने कहां यूज कर लिया साहब,
आपने उसका उपयोग अपने किसी सुख सुविधा के विकास में कर लिया। विचार करिएगा, बहुत ही लॉजिकल तरीके से इसका विचार करिएगा, और कर गए तो आपको यह जबरदस्त शॉट लगेगा सरकार का। आपको लगेगा कि यार कितना सिंक्रोनाइज होकर के पैसा कहां पहुंचाया जा रहा है। एक बहुत ही अलग प्रकार का प्रयास है, और यह टारगेटेड सब्सिडी को बढ़ावा देने के लिए है। जरा विचार करिए, यदि सरकार ने आपको कहा कि मैं एक किसान को साल भर में 6,000 रुपए का फर्टिलाइजर सब्सिडी देना चाहती हूं। फर्टिलाइजर सब्सिडी का मतलब हुआ कि आप उस पैसे का उपयोग केवल और केवल फर्टिलाइजर खरीदने में ही कर सकते हैं। अभी तक सरकार आपको पैसे अकाउंट में डालती थी, जिसका आप करते क्या थे? आप उस 6,000 रुपए का फर्टिलाइजर परचेज नहीं करते थे। आपने 3,000 का यूज कर लिया, 3,000 का कहीं और यूज कर लिया। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि फर्टिलाइजर कहीं से अपना नेचुरल डाल दिया और उस फर्टिलाइजर का उपयोग, पैसे का उपयोग कहीं और कर लिया। लेकिन जरा विचार करिए, अब सरकार आपको अपने अकाउंट में पैसा देती है, और पैसा नहीं दे रही है, वो एक वाउचर दे रही है। वाउचर भी ऐसा जिसे आप जाइए फर्टिलाइजर वाली शॉप पर दिखाइए या बैंक में जाके दिखाइए, और आप दिखा करके कहिए कि सर मेरे पास 6,000 रुपए का वाउचर है फर्टिलाइजर सब्सिडी का, कृपया करके मुझे इतने रुपए का फर्टिलाइजर दे दीजिए। आपका यूज स्पेसिफिक हो गया, और अगर यूज स्पेसिफिक हो गया तो गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही सब्सिडी अब टारगेटेड हो सकती हैं। टारगेटेड का मतलब उन्हें एक निश्चित प्रोडक्ट पर ही खर्च किया जा सकता है, और जब सब्सिडीज टारगेटेड हो जाएंगी तो लाभ भी तुरंत दिखने लगेगा। अगर सरकार ने किसानों के अपलिफ्टमेंट के लिए, यदि मान लीजिए सरकार ने आपसे कहा कि बिजली के बिल के भुगतान में हम आपको वेवर देना चाहते हैं, यानी लाभ देना चाहते हैं कि बिजली के बिल का आपको इतना रुपया सरकार देगी, आपने उसका उपयोग कहीं और कर लिया। नहीं भाई, अब आप इसका उपयोग बिजली के बिल में ही करिए, तब जाकर के उस समस्या का समाधान हो पाएगा। आप इसका विचार करें, यानी कि एक ऐसा पास जो टारगेटेड काम करेगा। मान लीजिए कि किसी महिला को उसके गर्भस्थ शिशु की देखभाल के लिए या न्यू बॉर्न बेबी के लिए पैसा दिया गया कि आप ये धन पकड़िए और इससे उपयोग करिए उस बच्चे का जीवन सुधारने में। महिला ने उस पैसे का उपयोग अपनी किसी और खास काम के लिए यूज कर लिया, तो ऐसी स्थिति में ना तो महिला का स्वास्थ्य सुधरा, ना उस बच्चे का, और सरकार का पैसा भी चला गया। अब अगर आपने उस पैसे का उपयोग केवल ऐसी दवा को खरीदने में या ऐसी सुविधाओं के विकास में खर्च किया जो टारगेटेड थी, उम्मीद है मेरे सभी साथियों को बेहतरीन तरीके से यह बात समझ में आ गई होगी। तो उम्मीद है आप लोगों को यह प्रॉपर तरीके से बात समझ में आ गई होगी। तो सरकार ने इसे कैसे कहा है? सरकार ने कहा है यह कैशलेस है, यानी कि इसमें धन नहीं होगा, एंड कॉन्टैक्टलेस है। कॉन्टैक्टलेस का मतलब आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। इज ए डिजिटल पेमेंट, यानी कि एक प्रकार का ऑनलाइन पेमेंट हमने विकसित किया है बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये वही वाली चीज है जिसने भीम यूपीआई बनाया था, यानी एनपीसीआई के द्वारा इसे बनाया गया। ये पॉइंट लिख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 अगस्त भी याद रख लेना, महत्वपूर्ण है। नंबर दूसरा, connects sponsor of these services with beneficiaries and service providers in a digital manner without any physical interference। यानी कि अब ऐसा नहीं होगा कि आप पैसा लिए खरीदने चले गए, नहीं, सर्विस प्रोवाइडर ने आपको वाउचर दिया, किसी पर्टिकुलर काम के लिए दिया और करके कर दिया। और इसके लिए सरकार ने भीम एप्लीकेशन का नाम या फिर उन बैंकों से कहा है कि जिनके माध्यम से हम पैसा पहुंचाएंगे आप वाउचर प्रदान करेंगे। अब यहां से सुनिए, यहां पर क्या कहा गया है? अश्योर टाइमली पेमेंट विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी इंटरमीडियरी। कोई मध्यस्थ नहीं होगा बीच में, सीधा जाइए वाउचर दिखाइए। आपके मोबाइल में आप रुपया नहीं दिखाएंगे, अब आपको अपने मोबाइल के अंदर इस प्रकार का एक क्यूआर कोड दिखाना होगा, यानी कि एक प्रकार का क्यूआर कोड दिखाइए, कोड स्कैन होगा, कोड के स्कैन होते ही आपके अकाउंट से पैसे उस वाली बैंक में चले जाएंगे। आपके मोबाइल नंबर पर सरकार ने आपके मोबाइल नंबर पर एक लिंक भेजा कि मिस्टर अंकित कुमार अवस्थी, आपके अकाउंट में 6,000 रुपए क्रेडिट कर दिए गए हैं। आपने सोचा कि बैंक का अकाउंट चेक कर लो, जी नहीं, आपके लिए सरकार ने एक मैसेज भेजा है। उस मैसेज को जैसे ही आप ओपन करते हैं, इस प्रकार का एक क्यूआर कोड खुल के आ जाता है। आप उस क्यूआर कोड को लेके बैंक जाते हैं कि सर मेरे पास 6,000 रुपए हैं। बोले दिखा, कहां है? बोले ये रहा क्यूआर कोड। आपने बैंक को दिया, बैंक ने उस क्यूआर कोड को स्कैन किया, तुरंत 6,000 रुपए बैंक के पास कि ये आ गए आपके पैसे, आप चिंता मत करिए, अब इसका आप यही काम कर पाएंगे। आप गए
फर्टिलाइजर वाले के पास कि भाई सुन इस क्यूआर कोड का यूज कर ले। फर्टिलाइजर वाले ने कहा अजी भाई साहब ये तो महिलाओं के विकास के लिए आया हुआ पैसा है, मैं फर्टिलाइजर नहीं दे सकता। महिलाओं के विकास के लिए आप क्यूआर कोड लेके पहुंच गए, उसने कहा भाई साहब मैं यूज नहीं कर सकता, ये फर्टिलाइजर के लिए दिया गया पैसा है, मैं यूज नहीं कर सकता, मेरी मशीन स्कैन नहीं कर रही इसको, ये स्कैन वही करेगा जो फर्टिलाइजर का काम करता होगा। समझ रहे हैं आप कितना सिग्निफिकेंट रूप से इस काम को किया गया है। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डिलीवरी सर्विसेज meant for providing drugs, nutritional support under mother and child welfare scheme, टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम्स एक्सेट्रा। इस एक्सेट्रा में सब चीजें एंट्री कर गई हैं दादा, समझ लीजिएगा। तो प्रधानमंत्री ने हाल ही में 2 अगस्त को ई रूपी लॉन्च कर दिया, जिसमें क्या किया जाएगा, जिसमें आप लोगों के लिए एक कैशलेस एसएमएस के आधार पर एक वाउचर भेजा जाएगा। उस वाउचर को लेकर के आप बेनिफिशियरी के फॉर्म में जाएंगे, आप अपने लिए सुविधाओं को मांगेंगे और सुविधाओं के नाम पर सरकार आपको डायरेक्ट ट्रांसफर कर देगी। यानी कि इसमें आप पैसा देखेंगे नहीं, आप इसके अंदर आप अपने पास एक क्यूआर कोड देखेंगे। ना इसके लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता होगी, ना इसके लिए आपको किसी भी प्रकार से मतलब मोबाइल बैंकिंग की आवश्यकता होगी। ये केवल आपके पास एसएमएस पे एक लिंक आएगा, उस लिंक को दीजिए और सीधा काम कीजिए। उम्मीद है आप सभी साथी इस बात को समझ गए होंगे। तो हाल ही में ई रूपी क्या है? एक कैशलेस कॉन्टैक्टलेस मीडियम फॉर डिजिटल पेमेंट है। इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम दैट विल बी डिलीवर्ड टू द मोबाइल ऑफ द बेनिफिशियरी इन द फॉर्म ऑफ क्यूआर कोड और एसएमएस स्ट्रिंग। या तो आपके पास क्यूआर कोड आएगा या एसएमएस आएगा, इस प्रकार से ये आपके पास डिजिटल कोड आएगा। आप यदि भीम यूपीआई यूज करते हैं तो आपको यह बात बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगी। इसके अंदर जो सर्विस प्रदाता है और जो सर्विस को यूज करने वाला है ये आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। सरकार ने यह तक कहा है, क्या ये डिजिटल करेंसी है? यह बहुत बड़ा सवाल है, मैंने इसीलिए इस सवाल को यहां पर लिया है। आप विचार करिए, क्योंकि कुछ दिन पहले आरबीआई ने एक हिंट दिया था। क्या हिंट दिया था? कि हम डिजिटल करेंसी लाने वाले हैं। अब डिजिटल करेंसी से लोगों के मन में बैठ गया कि कहीं सरकार ने जो कहा था वो कर तो नहीं दिया इतना जल्दी। तो जरा विचार करिए साथियों, ये डिजिटल करेंसी नहीं है। तो ये क्या है? नो ई रूपी इज क्लोजर टू वाउचर बेस्ड पेमेंट सिस्टम। यानी सरल रूप से समझिए, ये डिजिटल करेंसी नहीं है, ये वाउचर है, मतलब और कुछ नहीं है। ई रूपी इज जस्ट ए वाउचर, नथिंग एल्स, जिसको आपको क्यूआर कोड के माध्यम से और एसएमएस के माध्यम से दिया जाएगा। दैट कैन ओनली बी यूज्ड ए स्पेसिफिक ग्राउंड फॉर स्पेसिफिक गुड्स। सम ऑफ इट्स की बेनिफिट्स कि यहां पर आप पेमेंट सर्विस प्रोवाइड्स यूज कर सकते हैं, यह सरकार के द्वारा किया गया है। यहां पर आप यूज केसेस क्या क्या कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया। अब मान लीजिए, आप इसको ऐसे समझिए, अब मान लीजिए सरकार ने आपको बेनिफिट दिया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत आपको 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है। सोचिए आपके अकाउंट में पैसे आ गए, आप कोशिश करेंगे कि इस पैसे का कुछ और भी उपयोग कर लिया जाए, लेकिन पता चलिए कि आपके पास में जो क्यूआर कोड आया वो केवल और केवल आप आयुष्मान भारत में ही यूज कर सकते हैं, कहीं और यूज कर नहीं सकते आप उसको। तो इसका जो टारगेटेड बेनिफिशियरी है ना, वो बनाया जा सकता है। इतनी अद्भुत चीज है ये। यहां पर बेटा अब एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर ये ऋषिराज है, जिसके पास स्मार्टफोन नहीं होगा उसका क्या होगा? आपने इस सेशन को ध्यान से नहीं सुना ऋषिराज। अगर आप ध्यान से सुनते तो समझ में आता कि यहां पर स्मार्टफोन की बात ही नहीं हो रही है, यहां हो रहा है क्यूआर कोड और एसएमएस। एसएमएस तो बेटा नोकिया 1100 में भी आया करते थे। अगर आपके फोन में एसएमएस नहीं आ रहा है तो मुझे नहीं लगता कि फिर वो फोन किसी काम का है, उसे जाइए किसी अच्छे तकनीशियन को दिखाइए, है ना। तो ये काम तो होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये विद्यार्थी कह रहे हैं कि ये तो वाकई में एक बनिया वाला दिमाग लगाया। बेटा देखिए, भारत में ना सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे ज्यादा पैसे इंडिया काय पे खर्च करता है? इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट। और कोई सी भी सरकार आए, चाहे एनडीए की आए, चाहे यूपीए की आए, चाहे कोई सी भी सरकार आए, थर्ड गठबंधन आए, जो भी आए, हम सभी लोग हमारी डीपीएसपी में दिया गया जो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना है, उसके तहत वेलफेयर के नाम पर बहुत पैसा रिलीज करते हैं। लेकिन मुसीबत यह है कि उसमें लीकेजेस बहुत हो जाते हैं। लीकेजेस का मतलब हुआ, मनरेगा के तहत मजदूरी दी गई किसी मजदूर को, भाई साहब बीच में ब्रोकर ने कहा कि तेरे को मजदूरी मैं तभी दूंगा जब तू 100 रुपए निकाल के मुझे देगा। ये बिल्कुल वैसे वाली स्थिति हो गई। आपने किसी काम के लिए पैसे दिए, आप हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में आपने इलाज करवाया, उसने हॉस्पिटल वाले ने कहा चिंता मत कर, एक काम कर, तू मेरा बिल जो है ना तेरा मैं 1.5 लाख का बना देता हूं, तू 1.5 लाख रुपए लाके मेरे को दे दे, मैं तेरे को पैसे रिटर्न कर दूंगा। नहीं, सरकार ने कहा जो काम है ना उसका लिंक बनाइए, सीधा लिंक पे पेमेंट मारिए, कोई बीच में लीकेजेस नहीं है। कोशिश सरकार जो कर रही है वो लीकेजेस को रोकने की कर रही है, ताकि टारगेटेड बेनिफिशियरी बन सके, है ना बेटा। तो ये एक अपने आप में आपको समझने वाली चीज है, ठीक है। उम्मीद है कि आप की वजह से ये समझ पाएं। ये वो आंसर्स हैं जो आपको मेंस के आंसर में लिखने हैं कि किस प्रकार से डिजिटल इंडिया ने या फिर डिजिटलाइजेशन ने
करप्शन को और किस प्रकार से डिजिटलाइजेशन ने लैक ऑफ पेमेंट को कम करने का प्रयास किया है। यानी कि यह एक प्रकार का वो मेथड है जिसकी वजह से चीजों को नॉर्मलाइज किया जा सकेगा। कोई सी भी सरकार हो, जब सबसे पहले यूपीए सरकार थी तो वो आधार कार्ड का कंसेप्ट ही इसीलिए लेके आई थी ताकि एक टाइम पर आधार कार्ड से मोबाइल नंबर को, अकाउंट्स को, जब ये एनडीए सरकार आई तो इन्होंने आधार कार्ड के साथ में बैंक अकाउंट जोड़ दिए। कोई अगली सरकार आएगी, हो सकता है कुछ वो और काम करे, क्योंकि अल्टीमेटली सारी सरकारें आप और हमारे हित के लिए काम करती हैं। कोई सी भी इसमें आप ये दिमाग मत लगाया करिए यूपीए ये करता है, एनडीए ये करता है। सरकारें लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना चाहती हैं। नीतियां तरीके अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। कोई भी सरकार तब तक एग्जिस्ट नहीं कर सकती जब तक वो वेलफेयर स्टेट की कामना ना करे। ठीक है ना? उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पर साथियों लिस्ट ऑफ बैंक्स है जहां पर ई रूपी मिलने वाला है, मतलब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये सब चीजें मैंने आपको बता दिया ये क्या काम होने वाला है। कौन कर रहा है इस काम को? तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसे किया जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है सभी साथियों को यह बात बढ़िया से समझ में आ गई होगी। फिर से अगर आपको यह वीडियो पहली बार में समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी से थम्स अप कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतने विद्यार्थी देख रहे हैं लेकिन लाइक्स की संख्या है ही नहीं। भाई वीडियो को लाइक कर दो यार, कितनी अल्टीमेट चीजें सीख रहे हो। मैंने प्रॉमिस किया था ना शुरुआत में